आई एम अ गाय जो ज़्यादा स्पोर्ट्स देखता है एंड आई नो हाउ टू होल्ड माय नर्व्स अगर आप एग्ज़ाम हुँ, देने बैठे हो। बहुत हुँ, बच्चे पैनिक करते हैं। हुँ, जब इफ यू पैनिक आप भूल जाओगे। हुँ, आपको काम रहना है 3 घंटा आपको पता है आपके पास 1 शॉट है, प्ले हुँ, इट एंड स्कोर द बाउंड्री। सो हुँ। बी काम, बी पेशेंट। तो काफ़ी सारे लोग जो नेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके दिमाग में एक टारगेट रहता है या उनका ड्रीम होता है कि हम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाएँ। आज जो हमारे गेस्ट हैं, मिस्टर पारस जोशी, वो ऑलरेडी एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और अभी-अभी उन्होंने रिसेंटली जीआरएफ इन मैनेजमेंट क्वालीफाई किया है विद 60 परसेंटेज। तो आज हम इनसे बात करेंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि जो इनका असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एक्सपीरियंस रहा होगा, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा होगा और जो इनकी तैयारी का एक्सपीरियंस रहा होगा, वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। So first of all, congratulations, Paras, for qualifying JRF in the थैंक second यू सो मच attempt. सर। It feels so good to talking to an assistant professor because आप बहुत यंग हैं. इतनी या यंग एज में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल रहा है, वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है. तो आई एम श्योर कि उससे बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा और इतनी जल्दी आपने ज्वाइन किया है तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ की जो स्टेज है, जो टाइम पीरियड है वो बहुत अच्छा है. तो ऑल माय गुड विशेस पारस एंड थैंक यू वेलकम. सो मच सर। थैंक यू सो मच। पारस सबसे पहले तो ये बताइए कि हाउ डज इट फील फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्वालिफाई जेआरएफ इन मैनेजमेंट एंड सेकंड कि आप इतनी यंग एज में आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हो तो कैसी फीलिंग आती है? सर पहले तो इतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ कि जेआरएफ हो गया है, ठीक है, हो गया है। पर जब कॉलेज गया, जब टीचर से इतना प्यार मिला, प्रिंसिपल सर से इतना प्यार मिला कि यू हैव डन जेआरएफ, जेआरएफ इज़ अ वेरी बिग थिंग कि बहुत जल्दी इतना जल्दी नहीं निकलता लोगों का और हाँ, आपका हो गया है। तो दैट फीलिंग आफ्टर टीचर्स दैट जो लोग एक्सपीरियंस है फील्ड में, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा जेआरएफ क्रैक करना इज़ अ थिंग। मेरे लिए था कि ठीक है अभी हो गया है, मेहनत की थी तो होना था। नेट आई वाज़ थिंकिंग कि नेट हो जाएगा, बट जेआरएफ वाज़ आई वाज़ नॉट वेरी श्योर कि जेआरएफ होगा। So it was a very good feeling, sir. फैंटास्टिक. पारस और जैसे कि आपका सेकंड अटेम्प्ट है तो पहले अटेम्प्ट में क्या लगता है आपको क्या गलती हो गई? क्या मिस्टेक रही ताकि वो स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया लग पाए उसके बारे में? मुझे पहले अटेम्प्ट में ऐसा लगा सर कि मैंने क्वेश्चंस को एनालाइज़ थोड़ा-सा गलत कर लिया था। मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि जिसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए था वो क्वेश्चन पे मार्क्स छोड़ के आया हूँ। जैसे हुँ, कि मैनेजमेंट के लास्ट जो 10 क्वेश्चन है वो वी गेट दिस पैसेज वाला। वो हाँ, पैसेज के क्वेश्चन मेरे से 7 से 8 रॉन्ग हो गए थे। तो हुँ, दैट वाज़ जब भी मैंने पेपर देखा देन आई रियलाइज़्ड यार ये 7 तो राइट होने चाहिए थे। अगर हुँ, ये 7 राइट थे तो यही बार में मैनेजमेंट में से मेरा जेआरएफ होता था। जबकि हुँ, नेट भी नहीं हो रहा। तो हुँ, सबसे बड़ा शॉक मेरे लिए ये था कि इतने बेसिक क्वेश्चन्स रॉन्ग करके नहीं आने थे। मतलब हुँ, हार्ड क्वेश्चन्स हो गए पर ईज़ी क्वेश्चन्स में कहीं मार्क्स छोड़ दिए। तो बहुत बार होता है कि कंसंट्रेशन हिल जाता है और फिर लास्ट तक जब आप 91, 92 वाला आंसर कर रहे हो, आपने हुँ, पेपर 1 ऑलरेडी कर लिया है। हुँ, उसके बाद आपको भी एक फटीग हिट कर लेता है कि अभी नहीं बैठा जा रहा, 3 घंटे हुँ, होने आए वाले हुँ, और उस चक्कर में आप आंसर रॉन्ग कर देते हो। तो आई थॉट कि पहले अटेम्प्ट में मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने बहुत ज़्यादा लीनिएंसी रख दी कि लास्ट वाले क्वेश्चन ठीक है, अभी जो आ रहा है हो गया है। हुँ, हुँ। तो पारस क्या इसका ये रीज़न हो सकता है आप बताइए मैं सही बोल रहा हूँ क्या कि हो सकता है थोड़ी-सी प्रैक्टिस में कमी रही हो मॉक टेस्ट में? क्या येस ऐसा सर, रीज़न? डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली सर। हुँ, डेफ़िनिटली उसमें ऐसा होता है कि आप बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन तो कर लेते हो, पर हुँ, पैसेज तो ऐसा होता है पैसेज तो क्या ही है, जो आएगा पढ़ लेंगे हुँ, और उसकी प्रिपरेशन होती नहीं है। बहुत बार रीडिंग कॉम्पिटिशन हम करते नहीं है, तो हुँ, वो रह जाता है। मतलब हो सकता है आपका रीडिंग कहीं वीक रह गया। आप हुँ, इतना फटाफट पढ़ ही नहीं पा रहे हो जितना पढ़ना हुँ, चाहिए था हुँ, या पढ़ रहे हो तो आप आपका दिमाग इतना प्रोसेस नहीं कर पा रहा क्योंकि आप 2 घंटा ऑलरेडी स्क्रीन टाइम पे वेस्ट कर चुके हो उसपे। हुँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ आप कैप्चर नहीं कर पाता आपका दिमाग, कि अब हुँ, बताना क्या चाह रहा है। उस हुँ। चक्कर में आप गलत करके आ जाते हो। तो प्रिपरेशन सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है, मॉक लगाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप क्योंकि जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो तो आप उसको लेके हैबिचुअल हो जाते हो। यस सर। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हम अलग से प्रैक्टिस तो करते नहीं है, वो अभी-अभी शुरू हुआ है एक आध अटेम्प्ट से। तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी-सी प्रैक्टिस में कमी रह गई हो बट अच्छी बात क्या है? आपकी अच्छी बात पारस ये है कि आपने उसको आइडेंटिफाई किया, दोबारा से वर्क किया और इस बार आपने जेआरएफ इन मैनेजमेंट हासिल कर तो कुडोज़ टू यू देयर। अच्छा। पारस अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से मतलब आप मुंबई में हैं, ठीक है? मुंबई से आपने अपनी पढ़ाई करी है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपने वहाँ से ली है। तो आपको कब ये थॉट आया कि मुझे टीचिंग प्रोफ़ेशन में जाना चाहिए? बिकॉज़ मुंबई अदरवाइज़ काफ़ी फ़ास्ट माना जाता है इन टर्म्स ये ऑफ इट्स ग्रोथ एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो वहाँ पे क्या है कि लोग स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स इसके पीछे ज़्यादा जाते हैं। तो आपको कैसे थॉट आया कि आपको टीचिंग में जाना चाहिए? यस, तो मतलब बेसिकली आफ्टर 12th मैंने सोचा था कि आई हैव डन माय बीकॉम इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो मेरा फैमिली साइड से एक गोल था कि यू गो इन बैंक क्योंकि सब यहाँ पे सही बोला आपने कॉर्पोरेट फील्ड में जा रहे हैं। ऑल माय फ्रेंड्स आर इन कॉर्पोरेट। हुँ, सो मैंने भी यही सोचा था कि ठीक है बैंकिंग करूँगा और बैंकिंग की फील्ड में जाऊँगा। बट देन आई रियलाइज़्ड कि मैं मेरे फ्रेंड्स को जब सिखाता हूँ, सो आई एन्जॉय एंड दे अंडरस्टैंड। तो मुझे हुँ, लगा कि दिस फील्ड इज़ वेरी गुड फॉर मी अगर मैं बता सकता हूँ किसी को कुछ चीज़। हुँ, एंड आई यूज्ड टू टीच इन वेरी एंटरटेनमेंट वे तो उनको अच्छा भी लगता था।
फिर आफ्टर सेकंड ईयर जब कंप्लीट हुआ, थर्ड ईयर में मैं जब गया, तो आई आस्क्ड माय टीचर्स कि क्या बीएड करना ज़रूरी है? तो मैं आफ्टर ग्रेजुएशन में बीएड कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला आपको किस लेवल पे पढ़ाना है? मैंने बोला कि अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि जो अब मैं जिनको सिखा रहा हूँ दे आर माय पीयर्स, तो अगर मैं अंडर ग्रेजुएट को पढ़ा पा रहा हूँ, तो आई कुड टीच। तो उन्होंने बोला तो यू हैव टू गिव दिस एग्जाम कॉल्ड यूजीसी नेट। तो टीचर्स वर आल्सो अटेम्प्टिंग वो टाइम पे बहुत सारे, और उन्होंने बोला कि आप भी अटेम्प्ट करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज़ कि क्या हार्ड है? इतना हार्ड है? तो बोला कि नहीं, अगर आप यंग हो, अगर आप अभी पढ़ रहे हो, तो आप वही कैरी फॉरवर्ड करके आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, ताकि आपको आ जाए क्या करना है, और उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। So in my degree, around October November 2019, I knew that there was an exam called UGC NET. फिर मैंने थोड़ा प्रिपरेशन चालू किया। आफ्टर माय सिक्स्थ सेम वाज़ गोइंग टू कंप्लीट, वो टाइम पे हमें एक ब्लैक बुक करके एक प्रोजेक्ट होता है, तो दैट इज़ अ 100 मार्क्स रिसर्च प्रोजेक्ट। तो रिसर्च में मुझे आइडिया आ गया कि क्या होता है। रिसर्च पेपर मैंने दिए हुए थे, एंड देन दिस नेट का एग्जाम आई न्यू कि ये करना है, और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन चालू की। सो अप्रॉक्सिमेटली कितना टाइम डिवोट किया आपने फ्रॉम द स्टार्टिंग जर्नी टिल दिस फाइनल अटेम्प्ट? सर मैंने रिसर्च करना चालू किया था अराउंड अप्रैल 2020, कोविड जब चालू हुआ तब। घर पे कुछ करने के लिए नहीं था, तो आई थॉट कि आगे क्या करना है वो भी तो देखना है। तो एक था कि आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और प्लस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है। तो पहले तो आई रिमेंबर 1 महीना तो मैंने ये लिया कि बुक्स क्या होती है। बहुत सारे वीडियो देखे कि बुक्स क्या होगी, वीडियोज़ क्या होंगे, पेपर 1 क्या होता है, पेपर 2 क्या होता है। तो वो सब रिसर्च किया। फिर आफ्टर मे आई स्टार्टेड विथ पेपर 1, और पेपर 1 मैं बहुत स्लोली करता गया। मैंने तभी पेपर 2 पे इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं किया था। तो आई रिमेंबर बहुत ज़्यादा टाइम लिया मैंने, 8 एक महीने ले लिए मैंने खाली पेपर 1 करने के लिए। बिकॉज़ अटेम्प्ट आ ही नहीं रहा था, और अगर अटेम्प्ट आता तो भी आई वाज़ नॉट टेक्निकली क्वालिफाइड, बिकॉज़ मेरा अब तक पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं हुआ था। एडमिशन नहीं हुआ था, तो राइट। वो तो मेरे पास टाइम था। तो आई टूक दैट टाइम, और मैंने पेपर 1 पे बहुत अच्छे से फोकस किया था वो टाइम पे। पेपर 2 मैंने बाद में ही चालू किया सर, जब भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन चालू किया मेरा। तो टेक्निकली आपने पेपर 1 की तैयारी इवन मास्टर्स में एनरोल करने से पहले ही शुरू कर दी। यस, 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 यस सर। वो आपकी प्रोएक्टिवनेस दिखाता है कि आप कितना विजन आउट कर पा रहे थे कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, तो व्हाई नॉट मेक यूज़ ऑफ दैट टाइम। यस सर। और सर पेपर 1 के मार्क्स ही आई थिंक मेरा स्कोर को कहीं थोड़ा ऊपर लगे, बिकॉज़ आई स्कोर्ड 50 में से 39 स्कोर राइट था। हुँ, तो कहीं न कहीं पेपर 1 ने दैट्स अ बहुत वेरी ज़्यादा गुड बूस्ट नंबर, कर दैट्स अ दिया। वेरी गुड यस। नंबर। हुँ, फैंटास्टिक। पारस, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि ऑफ कोर्स आपने कुछ स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल किया होगा, कुछ लाइव सेशंस का इस्तेमाल किया होगा, व्हाटएवर इट इज़। तो क्या सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल आप यूज़ कर रहे थे पेपर 1 के लिए स्पेसिफिकली और पेपर 2 के लिए? सर तो सबसे पहले तो पेपर 1 के लिए आई थिंक एवरीवन इज़ सजेस्टिंग केवीएस मदान। केवीएस मदान तो एक रेफरेंस बुक है ही है। तो उससे पूरा का पूरा थ्योरी जो मुझे लग रहा था देख सकता हूँ, वो मैं उससे देखता था। बट आई एम अ गाय जिसको ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, आई विल नॉट रीड द बुक्स। आई वुड सजेस्ट कि वॉच द वीडियोज़, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप पढ़ते-पढ़ते थक सकते हो, पर वीडियो अगर आप साइड में भी रख दो तो आप सुन सकते हो। हुँ, तो मैं जनरली वीडियो सुन के पेपर 1 एंड पेपर 2 कवर करता था। एंड हुँ, अनुज जिंदल वाज़ वेरी गुड, लाइक अ गो टू यूट्यूब चैनल फॉर मी। तो मैं वहाँ हुँ। जाके पेपर 1 एंड पेपर 2 देख लेता था। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। थैंक यू पारस फॉर सेइंग दैट। पारस, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अब क्योंकि आप मास्टर्स कर रहे थे एंड मैं समझ पाता हूँ कि मास्टर्स जब स्टूडेंट कर रहे होते हैं तो उनके पास टाइम का क्रंच रहता है बिकॉज़ आपकी क्लासेस हैं, आपके असाइनमेंट्स हैं, आपके एग्ज़ाम्स हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो आपका डेली रूटीन क्या रहता था? मतलब कितना टाइम, बिकॉज़ आप ऑलरेडी बहुत प्लानर लग रहे हैं कि आप चीज़ों को बहुत प्लान करके करते हैं। तो पेपर 1 में आप कितना टाइम डिवोट कर रहे थे और पेपर 2 में कितना टाइम डिवोट कर रहे थे? तो सर मैंने ऐसे स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं रखा था कि पेपर 1 को इतना है, पेपर 2। जैसे मेरी कॉलेज होती थी सुबह 7 से 9, सुबह खत्म हो जाते थे 9 बजे। तो वो 2 घंटे में जो पढ़ाया जाता था वो ऑलरेडी यू हैड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट, तो वो वहीं कवर हो जाता था। तो हुँ, पेपर 1 के काफ़ी सारे टॉपिक मेरे एमकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में ही हो गए थे कवर। ठीक है। और प्लस पेपर 1 वाज़ समथिंग व्हिच आई वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ। मुझे बहुत मज़ा आती थी टीचिंग एप्टीट्यूड करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए, बिकॉज़ इट इज़ वेरी लॉजिकल। आपको मज़ा हुँ, आती है क्योंकि आप आस-पास देख रहे हो चीज़ें। हुँ, डीआई करना है क्योंकि डीआई सॉल्व करना है, तो वो मैं करता रहता था विद टाइम। तो मैंने एज़ सच टाइम नहीं रखा था, आई वाज़ ऑलवेज़ फोकसिंग ऑन क्वालिटी। आप अगर 1 घंटा बैठ रहे हो, सो 1 घंटा उतना पढ़ो जितना आपके दिमाग में जा रहा है, पर क्वालिटी, फिर आप भूलना नहीं चाहिए। हुँ। परफेक्ट, परफेक्ट। आई थिंक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपने तैयारी करी है कि और बहुत सही बात कही आपने कि जब किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है, आपको टीचिंग और रिसर्च में मज़ा आ रहा था तो आप उसको सॉल्व कर रहे थे, आपको डीआई में मज़ा आ रहा था तो आप उसको सॉल्व कर रहे थे। तो आई थिंक बहुत ही बैलेंस तरीके से आपने चीज़ों की तैयारी करी है, दैट इज़ व्हाई यू क्वालिफाइड दिस वंडरफुल एग्ज़ाम। पारस, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि पास्ट ईयर्स को लेके बहुत ज़्यादा मार्केट में कन्फ्यूजन रहता है कि कितना पास्ट ईयर्स लगाएँ, पास्ट ईयर्स लगा के चले जाओ एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी डायलॉग्स और रूमर्स चलते रहते हैं। आपका क्या टेक है? बिकॉज़ अब आपने 2 बार एग्ज़ाम दिया, इतना लंबे ड्यूरेशन के अंदर आपने प्रिपरेशन करी है। तो आपका क्या टेक है इस चीज़ को लेके और आप पास्ट ईयर्स को कैसे देखते हैं? सो आई थिंक पास्ट ईयर इज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर द कॉन्टेक्स्ट। मेबी क्वेश्चन चेंज हो सकता है।
पर द कॉन्सेप्ट दे आर आस्किंग इज ऑलमोस्ट रिपीटेटिव। तो हो सकता है इन डेप्थ पूछ ले, आपका नसीब अच्छा हो सकता है बहुत ही शैलो क्वेश्चन पूछ ले, वो डिपेंड करता है। पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको 5 ईयर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता चलता है क्या पूछ रहे हैं। यू हैव दिस पेपर 1 में बहुत बार पीपल एंड एनवायरनमेंट में एक क्वेश्चन आता है कि कितने वॉट है, अगर सोलर एनर्जी आ रहा है तो व्हाट इज द वॉट। अभी ये आपको शायद नहीं पता, पर उसके आस-पास आप अगर गूगल करके चीज़ें देख भी लेते हो एक बार, अगर आपके दिमाग में बैठ जाती है, तो आपको पता है कि इस कॉन्सेप्ट के आस-पास कोई क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज़ वन टाइप ऑफ क्वेश्चन आई ऑब्जर्व कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे आप सर हमेशा वीडियो में बोलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर कर सकते हो। आप शायद लॉजिकली उसको एनालाइज़ करके भी एक बार के लिए तुक्का मार सकते हो, लॉजिकल एनालिसिस। तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो। बिल्कुल सही कहा आपने बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन हो सकता है हमें ना मिले, बट अगर हमने थोड़ा कांसेप्ट आस-पास पढ़ा हुआ है, हुँ, तो हम इवन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आंसर सही कर सकते हैं। यस सर, एंड द गुड पार्ट अबाउट नेट एज़ ऑफ नाउ इज़ कि अभी तक कम से कम नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग मार्किंग नहीं नहीं है। आई है, तो आप अगर लॉजिकली थोड़ा-सा एलिमिनेशन मेथड भी लगा रहे यस हो, सर, तो आपका क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। राइट। पारस मुझे बताइए कि मॉक टेस्ट आपने कैसे लगाए थे? मॉक टेस्ट लगाए थे, कितने लगाए थे? और उनका क्या रोल है आपके अकॉर्डिंग? सर फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट वाज़ वेरी लेस, मतलब मैंने 1 या 2 ही पूरे मॉक टेस्ट लगाए थे, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। आई वुड सजेस्ट सबको ही कि आप प्लीज़ फुल लेंथ मॉक दीजिए, क्योंकि बहुत बार होता है अभी एग्ज़ाम शाम को 3 से 6 आ रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सुबह काम कर रहे हो या सुबह कॉलेज जाते हो, तो आपको ज़रूर ऐसा होगा कि दोपहर को नींद आ जाए पेपर स्क्रीन के सामने बैठ के। तो आप अगर आपको आदत है 3 घंटा मॉक लगाने की, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मेरे से वो गलती हो गई, मैंने पूरा मॉक ज़्यादा नहीं लगाया, पर पेपर 1 का मॉक मैं एवरी संडे लगाता था। तो देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस जहाँ पे आपको एवरी संडे मॉक्स मिल जाती है। तो मैं वहाँ से पेपर 1 वाज़ थॉरोली एवरी संडे लगाना ही है 50 क्वेश्चन्स, तो उससे क्वेश्चन्स क्लियर रहते थे। मैनेजमेंट पर मंथ 1 बार एग्ज़ाम आती थी, तो मैनेजमेंट का अलग से 2 घंटा बैठ के एग्ज़ाम देता था। तो वही मेरा मॉक था, उससे ज़्यादा मैं मॉक स्पेसिफिक कहीं नहीं देता था। उससे ज़्यादा मैं बहुत बार आपके वीडियोज़ देखता था जिसमें आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए या फिर कोई हार्ड क्वेश्चन आप करा रहे हो, तो वो वीडियोज़ बहुत काम के थे। क्योंकि क्या होता है, एक बार रिकॉर्डेड है तो आप 2x पे भी डाल के देख लो, आप पॉज़ करो, आंसर सोचो, आंसर लिखो एंड मूव। फिर तो चेक आपको कर पता चलता है कि आप यस सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। आई थिंक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पारस आपने तैयारी करी है, मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। पारस एक नया सवाल जो मेरे दिमाग में इस समय आ रहा है आपकी बातों से, कि अब जो रिसेंट ईयर्स में पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। पहले क्या था डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे। अब असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन्स आ रहे हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने इन क्वेश्चन को कैसे टैकल किया? बिकॉज़ अभी इन क्वेश्चन को लेके गाइडेंस थोड़ी-सी कम अवेलेबल है मार्केट में इन जनरल। और सेकंड आपका अप्रोच क्या था इन क्वेश्चन को टैकल करने सर असर्शन एंड रीज़निंग तो हमने सॉल्व किया है। हमने वीडियोज़ भी अगर आपके देखे तो वी नो हमने असर्शन रीज़निंग की वीडियो काफ़ी देखी। बहुत तो सॉल्व हमें करी पता है है। कि यस असर्शन कैसे देखना है, रीज़न कैसे देखना है, बीच में कैसे कनेक्शन लाना है। तो हाँ, उसका तो आई वुड सजेस्ट सबको ही जो ये वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ वॉच सर्च चैनल, आपको ऑटोमैटिकली असर्शन रीज़निंग आ जाएगा। बट सीक्वेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन वाज़ प्योरली ऑन बेस ऑफ एलिमिनेशन। हुँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको 2 भी आता है तो आप कहीं न कहीं तीसरा ऑप्शन देख हुँ, सकते हो। इट इज़ वेरी हुँ, लॉजिकल। पर हुँ, उसके लिए आपको एटलीस्ट 1-2 चीज़ आनी चाहिए। अगर आपको हुँ, 5 के 5 में तुक्का मारना है, तो यू कैन नॉट क्लियर दैट। दैट विल नॉट बी पॉसिबल। यस, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में मेरे से ये गलती हुई है। बहुत बार ऐसा होता है कि हुँ, 5 सीक्वेंस से आपको कोई भी नहीं आता। तो यू विल हुँ, थिंक समथिंग एल्स और आंसर कुछ और निकलता है। पर आपको हुँ, 1 या 2 भी कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आपको पता है कि तीसरा इससे ही कुछ रिलेटेड होगा, इसके हुँ, आस-पास होगा। तो अगर हुँ, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, तो दैट हुँ, विल बी बेस्ट। तो हुँ, उसके लिए आई विल एवरी टाइम सजेस्ट एलिमिनेशन मेथड विल बी वन ऑफ द वेरी गुड मेथड्स। हुँ। पारस मुझे आपसे बात करके बिल्कुल समझ में आ रहा है दैट यू यू आर अ वंडरफुल टीचर आप बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं मतलब इनफैक्ट थैंक यू सो मुझे मच। सुनने में इतना मज़ा आ रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट्स को कितना मज़ा आता होगा। थैंक यू सो मच सर। पारस अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब क्योंकि आपने जेआरएफ क्वालीफाई कर लिया इतने अच्छे स्कोर से, तो अब आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आप एज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अभी आपने अपने दिमाग में क्या प्लानिंग कर रखी है आगे करियर की? यस सर, सो असिस्टेंट प्रोफेसर का एक बार मुझे लाइफ एक्सपीरियंस करना था, तो वो मैं अभी कर रहा हूँ। तो हुँ, ये एकेडमिक ईयर मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं कंप्लीट करूँ और प्लस मैं पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोज़ल्स भी देख रहा हूँ, हुँ, टॉपिक देख रहा हूँ। सो होपफुली बहुत जल्दी आई विल बी एनरोलिंग इन द पीएचडी फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी और पीएचडी की जर्नी चालू करनी है बहुत जल्दी बिकॉज़ अभी जेआरएफ हो गया है, सो आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ माय टाइम। हुँ, जितना जल्दी खत्म कर सकता हूँ पीएचडी खत्म करूँ, ताकि वेरी यंग एज पे मैं अभी एक अच्छी कॉलेज या एक अच्छा यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा सकूँ आगे। हुँ। ऑल माय गुड विशेस पारस फॉर थैंक यू योर सो मच वंडरफुल सर। करियर अहेड। पारस दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर इंटरव्यू कि अब आपने 2 बार एग्ज़ाम दे लिया, आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, आप एज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी पढ़ा रहे हैं, आप रिसर्च को लेके इतना ज़्यादा पैशनेट भी हैं। व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर एडवाइस टू द फ्यूचर एस्पिरेंट जो
मोस्ट प्रोबेबली जून 2023 में एग्जाम लिखने वाले सर एक तो पहला है कंसिस्टेंसी। आप थोड़ा-थोड़ा पढ़िए पर रोज़ पढ़िए। बिकॉज़ एक बार ब्रेक लगता है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, यू विल नॉट स्टडी। हैं? आपको थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, हाफ ऑवर, 1 ऑवर फॉर क्वालिटी टाइम, कंसिस्टेंसी विद क्वालिटी टाइम। दूसरा आई वुड से सर स्मार्ट वर्क कीजिए। आपको 70-80% लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हुँ, पास्ट रिजल्ट्स एनालाइज़ करोगे 60-62 इज़ 65 मैक्सिमम इज़ वेरी गुड स्कोर फॉर जीआरएफ। तो हुँ, आप कर सकते हो। दैट मीन्स इफ यू आर अटेम्प्टिंग 95 क्वेश्चन्स राइट, हुँ, 97 क्वेश्चन्स राइट, यू आर क्लियरिंग जीआरएफ। हुँ, आपको बाकी 40 क्वेश्चन्स रॉन्ग करने की परमिशन है। आपको हुँ, सब क्वेश्चन राइट नहीं करने। तो आपको हुँ, पैनिक नहीं करना। दूसरा चीज़ मैंने जो सर आस-पास देखा था, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर लेते हैं एग्ज़ाम में। हुँ, आई एम अ गाय जो ज़्यादा स्पोर्ट्स देखता है एंड आई नो हाउ टू होल्ड माय नर्व्स अगर आप एग्ज़ाम हुँ, देने बैठे हो। बहुत हुँ, बच्चे पैनिक करते हैं। हुँ, जब इफ यू पैनिक आप भूल जाओगे। हुँ, आपको काम रहना है 3 घंटा आपको पता है आपके पास 1 शॉट है, प्ले हुँ, इट एंड स्कोर द बाउंड्री। सो हुँ, बी काम, बी पेशेंट अपने पढ़ाई पे भरोसा रखें, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। आपको हुँ, एलिमिनेशन आना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं और नहीं करने तो कौन से नहीं करने, किसमें तुक्का लगाना है, जिसमें हुँ, एनालिसिस की ज़रूरत है। बहुत हुँ, सारे लोग मुझे डीआई के लिए पूछते हैं सर कि डीआई हुँ, हमारा वीक। डीआई का ओनली वन सॉल्यूशन प्रैक्टिस। जितना हुँ, आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आप प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ने वाले हो। हुँ, कंसिस्टेंसी सर और स्मार्ट वर्क, ये आई थिंक वेरी, वेरी बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है अगर आपको क्लियर करना है एग्ज़ाम। हुँ। आई थिंक बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत ब्यूटीफुल चीज़ कवर कर ली कि एग्ज़ाम में पैनिक नहीं करना है। बिकॉज़ यस, एग्ज़ाम में बहुत नेचुरल सी सिनेरियो है कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि अगर हम पैनिक कर जाएँगे तो जो हमने पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाएँगे। यस सर। तो आई थिंक अगर पैनिक ना किया जाए, स्मार्ट वर्क किया जाए और अगर सिस्टमैटिकली पढ़ा जाए, तो आई थिंक रिज़ल्ट आते हैं और आप उसका जीता जाता एग्ज़ाम्पल है कि पहले अटेम्प्ट में आपका कुछ भी नहीं क्लियर हुआ था और दूसरे अटेम्प्ट में आपने जेआरएफ इन मैनेजमेंट क्वालीफाई कर लिया, व्हिच इज़ अ बिग, बिग अचीवमेंट। थैंक So यू सर। thank you very much, Paras, for being us on the channel, and it was lovely talking to you. And all my good wishes. I hope that you publish thousands and thousands of research papers and then you share it with me for reading. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर Okay. ऑल द हेल्प सर। Thank you, Paras, and all my good wishes. Thank you for थैंक being here. थैंक यू।